हरियाणा के फैसले से एक कदम आगे कांग्रेस के हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। जज्बात बदल गए, ये किसने जाना था। वहां बीजेपी की जीत के बाद इंडिया अलायंस के पार्टनर अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए। उधर कांग्रेस ने आज हरियाणा की हार पर मंथन किया। राहुल गांधी को हार की वजह समझ आने लगी है, लेकिन क्या हरियाणा से कुछ सबक लिया गया है? हरियाणा से क्या सीखा? क्या नील बटे सन्नाटा? देखिए सवाल पब्लिक का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। अखिलेश यादव ने सिर्फ 6 सेकंड्स में ये तो बता दिया कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की दोस्ती बनी रहेगी। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। हालांकि सच्चाई ये भी है कि इन्हीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 6 समाजवादी उम्मीदवारों की घोषणा में शायद 6 सेकंड भी नहीं लगाए। इधर हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दुर्गति का समाचार आया नहीं कि उधर अखिलेश ने यूपी में कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से रायशुमारी का इंतजार किए बिना उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि अभी उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर उपचुनावों की घोषणा तक नहीं हुई। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की सफलता ने सिग्नल यूपी तक भेजा है। अगर जून में बीजेपी को सेटबैक के बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का मैजिक खत्म मानने या ऐसे मनवाने का दांव खेलने की कोशिश भी हुई थी, तो हरियाणा के नतीजों के बाद अखिलेश यादव समझ गए हैं कि यूपी उपचुनाव में बीजेपी से लड़ाई आसान नहीं होगी। अखिलेश ने कांग्रेस के साथ मिलकर साझा रणनीति बनाने से पहले ही अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। भले इंडिया गठबंधन के वजूद होने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह से ये घोषणा हुई है, सवाल उठ रहे हैं। ये तो वही बात हुई कि कागजों में विपक्ष का इंडिया गठबंधन मौजूद है, पर शायद जमीन पर नहीं। दिलचस्प ये है कि राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन का कोई सहयोगी ये तो नहीं कहता कि गठबंधन खत्म हो गया, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद हर एक सहयोगी के पास कांग्रेस के लिए कड़वी घुट्टी जरूर है, या फिर उनका दांव कुछ ऐसा है कि कांग्रेस चाहकर भी सहयोगियों पर हावी होने की कोशिश नहीं कर सकती। मसलन जम्मू कश्मीर में हुए एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम को ही जरा गहराई से समझने की कोशिश कर लें। जीत कर आए 4 निर्दलीय उम्मीदवारों प्यारेलाल, सतीश शर्मा, चौधरी अकरम और रामेश्वर सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 42 सीटें तो खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में आ गई हैं। यानी प्यारेलाल, सतीश शर्मा, चौधरी अकरम और रामेश्वर सिंह के समर्थन के बाद बहुमत के लिए जरूरी 46 का आंकड़ा हासिल करने के लिए उमर अब्दुल्ला को राहुल गांधी के साथ की जरूरत ही नहीं है। गौरतलब यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन देने वाले ये चारों निर्दलीय जम्मू क्षेत्र से हैं। यानी 6 सीटों वाली कांग्रेस ये दावा भी नहीं कर पाएगी कि वो उमर अब्दुल्ला के गठबंधन सरकार में इकलौती जम्मू क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि अखिलेश यादव की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कहती है कि इंडिया गठबंधन बना रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का साथ बना रहेगा। हमें पूरी उम्मीद है कि एक वाइब्रेंट, स्ट्रॉन्ग और पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि ये लोगों की गवर्नमेंट 10 साल के बाद आएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कांग्रेस कब लेटर ऑफ सपोर्ट दे रही है और राजभवन कब आप जा रहे हैं? राजभवन का दरवाजा कांग्रेस का जो ही लेटर ऑफ सपोर्ट आएगा उस वक्त, आज का दिन दिया है, उम्मीद करते हैं कि आज या कल तक आ जाना चाहिए। उसके बाद गवर्नर राजभवन जाके अपना वो स्टेक करेंगे क्लेम। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का साथ जरूर लेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने जा रहे उमर अब्दुल्ला को भी पता है कि दिल्ली में अब उनको राहुल गांधी के साथ नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ तालमेल बिठाना है। नरेंद्र मोदी को लेकर उमर अब्दुल्ला के शब्द और भाव एकदम से बदल गए हैं।
या कम से कम वो इतनी राजनीतिक नजाकत जरूर दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी के लिए 1/3 प्रधानमंत्री या नॉन बायोलॉजिकल पीएम या 56 इंच का सीना सिकुड़ गया जैसे विचारों और अभिव्यक्तियों को व्यक्त नहीं करते, जबकि उनके पास आर्टिकल 370 के नाम पर राहुल गांधी से ज्यादा मसाला है। सेंटर और जम्मू कश्मीर आपकी सरकार की किस तरह की रिलेशन रहेगी और उससे ठीक करने में, क्योंकि आज बीजेपी कह रही है कि अप्रोप्रिएट टाइम पे स्टेटहुड वापस करेंगे। ना फिलहाल हुकूमत बनने दीजिए, उसके बाद देखते हैं किस तरह का रिश्ता बनता है। ना आप बीजेपी के कहने पे मत जाइए। जाहिर सी बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी, हमारा टकराव तो रहेगा, लेकिन बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टकराव का हुकूमत पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वजीर आजम साहब ने बार बार ये आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलना चाहिए। हरियाणा और जम्मू कश्मीर का तो फैसला हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के लिए आगे की चुनौती महाराष्ट्र और झारखंड से है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजों के अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने आए। हेमंत सोरेन ने मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या कहा, क्या नहीं कहा, इस पर ना तो जेएमएम का पक्ष सामने आया और ना ही कांग्रेस कुछ बोली। लेकिन कोई भी समझ सकता है कि चर्चा क्या हुई होगी। झारखंड विधानसभा की रणनीति पर गहरा मंथन हुआ होगा। हो सकता है कि हरियाणा को देखते हुए कुछ कोर्स करेक्शन की बात भी हुई हो। झारखंड में सब कुछ 7 परतों के भीतर है, लेकिन हरियाणा के नतीजों के बाद कांग्रेस को लेकर महाराष्ट्र में उद्धव सेना के तेवर जग जाहिर हो चुके हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता है। सिर्फ एक हरियाणा चुनाव के नतीजों ने अगर इंडिया गठबंधन में यूपी से महाराष्ट्र तक के सेंटीमेंट पर असर डाला है, तो अब कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि वो हरियाणा की हार की असली वजह को ढूंढे। पब्लिक परसेप्शन के लिए भले कांग्रेस ईवीएम की बैटरी का बहाना ढूंढ लाई हो, लेकिन सच्चाई धीरे धीरे ही सही कांग्रेस को भी समझ आने लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक में राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं ये माना कि हरियाणा की गुटबाजी पार्टी को ले डूबी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और उसके बाद नेता आपस में एक दूसरे को हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन तमाम चीजों के बीच कांग्रेस लीडरशिप ने आज एक औपचारिक बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बुलाई। इस बैठक में एलओपी राहुल गांधी मौजूद थे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और एआईसीसी के तमाम पदाधिकारी। कांग्रेस के हरियाणा में जो ऑब्जर्वर हैं, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया था। सूत्रों का कहना है कि बैठक में तमाम एआईसीसी के पदाधिकारियों से ये पूछा गया कि हार के क्या क्या कारण है और आपको क्या इसमें लगता है। इस बैठक में सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने बिना किसी नेता का नाम लिए हुए इशारों में ये कहा कि पार्टी में नेताओं ने अपनी तवज्जो, यानी पार्टी से ऊपर नेताओं ने खुद को रखा और पार्टी का इंटरेस्ट नीचे रहा। इस बीच कांग्रेस के भीतर से आ रहे सुर बता रहे हैं कि हरियाणा में जीत की जलेबी खाने को ललचा रही पार्टी में अंदर ही अंदर बहुत कुछ गड़बड़ था। हमें कहीं बुलाया नहीं जाता। मैनिफेस्टो कमेटी की जो है जब रिलीज हुआ उसमें हमें नहीं बुलाया। क्या पार्टी कुछ चंद लोगों की है क्या? पार्टी के अंदर जो है सबको साथ लेके चलने की एक रणनीति बनानी चाहिए थी, सबको साथ लेके चलना चाहिए था। राहुल जी के जो प्रोग्राम्स थे उनके बारे में कम से कम जो कैंपेन कमेटी है उनसे डिस्कस करना चाहिए था। गांधी के आने पे ही थोड़ी गड़बड़ हुई। जो स्टेट लीडरशिप थी उनको अच्छा नहीं लगा कि डायरेक्ट असंध में राहुल गांधी कैसे। तो आपने देखा होगा कि हुड्डा साहब ने स्टेज से मेरा नाम तक नहीं लिया और उनके समर्थकों ने इसी को नैरेटिव बनाया कि हुड्डा साहब ने तो गोगी के लिए वोट ही नहीं मांगा और वो एक सबसे बड़ा था कि इससे नुकसान हो।
हरियाणा की हार कांग्रेस की खुद की हार है, लेकिन कांग्रेस को इस सबक ले सकेगी इसका कोई सार्वजनिक संकेत तो अभी मिलता नहीं दिख रहा। हरियाणा में बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का असर साफ महसूस किया गया, लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी की लाओस यात्रा को बेवजह विवादों में घसीटने से परहेज नहीं किया। जयराम रमेश का बयान है, इस बात को बार बार कहने की जरूरत है, स्वघोषित नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री लाओस के लिए रवाना हो गए हैं। वह निश्चित रूप से भारत की एक्ट ईस्ट नीति के बारे में अधिक बात करेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि 2014 में ही शुरू हुई है, लेकिन भारत की लुक ईस्ट नीति उससे लगभग 2 दशक पहले से ही अस्तित्व में थी। आसियान के लिए भारत का प्रवेश द्वार हमारा पूर्वोत्तर है। नरेंद्र मोदी लगातार उस अशांत राज्य मणिपुर का दौरा करने से क्यों इनकार कर रहे हैं, जो मई 2023 से हिंसा की आग में जल रहा है। वहां जाने से उनका लगातार इनकार करना किसी की भी समझ से परे है। मणिपुर के लोग जो इतनी पीड़ा और दुख झेलने के लिए मजबूर हैं, निश्चित रूप से ऐसी यात्रा का अधिकार रखते हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति को घरेलू राजनीति से प्रभावित करने की ये कोशिश फिजूल की है। अव्वल ये कि भारत की कूटनीति पर असर डाल सकती है, और दूसरा, इससे कोई सियासी फायदा भी कांग्रेस को नहीं होता। लेकिन कांग्रेस के नीति निर्धारकों को ये बात समझ नहीं आ रही, और तुर्रा ये है कि उन्हें हरियाणा की हार के हर एक पहलू पर चर्चा कर ली है। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा करी, अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं इसके ऊपर चर्चा करी, और इसके ऊपर हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस आगे क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, यह आने वाले कुछ दिनों में दिख जाएगा। लेकिन कांग्रेस कुछ करे या ना करे, इंडिया गठबंधन के ज्यादातर सहयोगी अपना अपना देखने लगे। इंडिया गठबंधन का ढांचा भले बना रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी को मिलकर परास्त करने की स्पिरिट शायद ही बची रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। कभी दोस्त कहते हैं, कभी शानदार इंसान कहते हैं, तो कभी सबसे टफ लीडर कहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के मुरीद हैं, और इस बात को क्लियर करने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते। नवंबर के पहले हफ्ते में होने वाले अमेरिकी चुनाव से पहले जहां कमला हैरिस अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगी है, वहीं अब ट्रंप अपना मोदी कार्ड लेकर आए हैं। ट्रंप और मोदी की केमिस्ट्री से कैसे बदलेगी यूएसए की हिस्ट्री, दिखाते हैं आपको सवाल पब्लिक का की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Modi is fantastic. I mean, fantastic man. डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के जबरा फैन हैं। On the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. बार बार लगातार हर इंटरव्यू, हर रैली, हर पॉडकास्ट में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ट्रंप पीएम मोदी का नाम ले ही आते हैं। Modi is fantastic. I mean, fantastic man. अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में ट्रंप अपना एक ट्रंप कार्ड खेलना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी की पहचान एक ग्लोबल लीडर की है। अमेरिका में भी मोदी के लाखों फैंस हैं। शायद इसीलिए मंच पर आते ही, मौका मिलते ही ट्रंप अपना मोदी कार्ड खेल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मोदी कार्ड खेलकर एक साथ कई हितों को साधने में उन्हें मदद मिलेगी। भारतीय मूल के अमेरिकियों की आबादी करीब 50 लाख के करीब है। मोदी से कनेक्ट करके ट्रंप इंडियन अमेरिकन आबादी से कनेक्ट करना चाहते हैं। 2024 में भारत के चुनाव के बाद अब अगले 5 सालों के लिए भारत से डील करने के लिए मोदी से डील करना और उनसे अच्छे संबंध रखना जरूरी होगा। मोदी भारत का फेस होने के साथ साथ पूरे ग्लोबल साउथ का भी चेहरा हैं, और ट्रंप ये बात बखूबी जानते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस नजरिए से भी पीएम मोदी से रिलेशन ट्रंप के लिए बेहद जरूरी है।
और आखिरी और सबसे जरूरी बात, इस समय जब यूक्रेन से लेकर मिडिल ईस्ट तक जंग चल रही है, तब ग्लोबल डिप्लोमेसी में मोदी सेंटर स्टेज पर हैं। तभी तो जब जब मोदी की बात आती है, ट्रंप कुछ ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं जिससे क्लियर मैसेज जाए कि उनके और पीएम मोदी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। वो मोदी को दोस्त कहते हैं, शानदार इंसान बताते हैं, टफ लीडर बताते हैं, मोदी की छवि को एक पिता जैसा बताते हैं, यहाँ तक कि मोदी को फादर ऑफ इंडिया तक कहते हैं। Modi, India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. Before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lap He's great. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest. Total killer. इन बयानों से एक बार तो ये लग सकता है कि चुनाव को देखते हुए ट्रंप हर एक टेक्निक और तरकीब अपना रहे हैं और इसी कड़ी में वो अमेरिका में भी मोदी के नाम पर वोट पाने की कोशिश में हैं। पर पीएम मोदी की पिता वाली छवि के बारे में उन्होंने 2019 में राष्ट्रपति रहते हुए भी बात की थी। उस वक्त तो उन्होंने पीएम मोदी को सीधे सीधे फादर ऑफ इंडिया बता दिया था। Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. We'll call him the father of India. ट्रंप मोदी को किस कदर फॉलो करते हैं ये उनके बयानों में साफ साफ नजर आता है। ट्रंप को मोदी की एक एक बात याद रहती है, यहाँ तक कि मोदी कब किस अंदाज में बात करते हैं ये सब डोनाल्ड ट्रंप के जहन में छपा हुआ है। तभी तो भारत पाकिस्तान और मोदी की बात करते करते ट्रंप खुद मोदी की मिमिक्री करने लगते हैं। We have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country? Yeah. But I said, whoa, what happened there? हाल ही में क्वाड मीटिंग के लिए पीएम मोदी 2 दिन के लिए अमेरिका दौरे पर थे। इससे पहले भी ट्रंप मोदी से मिलने को बेताब नजर आए थे। मोदी के दौरे से पहले ट्रंप अपनी राजनीतिक रैलियों में मोदी से मिलने की बात कह रहे थे, लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हो पाई थी। पर ट्रंप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रमों के जरिए पूरी दुनिया ने इन दो नेताओं की शानदार जोड़ी को देखा। कुछ ऐसी ही हसरत ट्रंप के मन में इस बार भी थी। He happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. I mean, fantastic man. कई मायनों में मोदी और ट्रंप के विचार और उनकी सोच एक है। ट्रंप लगातार मोदी और अपनी केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, पर इस केमिस्ट्री के पीछे की मैथमेटिक्स क्या है, अब जरा ये भी समझ लीजिए। अमेरिका में जीत की गारंटी माने जाने वाले मुद्दों की बात करें तो फिलहाल बीते कुछ सालों से वहां राष्ट्रवाद की हवा दिख रही है और राष्ट्रवाद की जब बात आती है तो मोदी का चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाता है। मोदी जिस तरह से हर ग्लोबल स्टेज पर जाकर आतंकवाद का मुद्दा उठाते हैं और दुनिया में आतंक फैलाने वालों को बेनकाब करते हैं, उसी तरह से ट्रंप भी अब लगातार अपनी हर रैली में इस्लामिक आतंकवाद पर वार करने की बात करते दिख रहे हैं। और दुनिया भर के देशों में हाल के चुनाव में बड़े बड़े नेता चुनाव हार गए एक मोदी ही हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार कमबैक किया है। ऐसे में ट्रंप भी मोदी की लीड पर चलते हुए अपनी सधी हुई सियासी बिसात बिछाना चाहते हैं। इससे पहले भी ट्रंप ने चुनाव में मोदी वाला स्लोगन इस्तेमाल किया है। भारत में अब की बार मोदी सरकार का चुनावी नारा बहुत प्रभावी रहा। इसी तर्ज पर 2016 में ट्रंप ने भी अपने कैंपेन के लिए जो नारा इस्तेमाल किया था वो था अब की बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। यही नारा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान भी दोहराया था। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार।
डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी को टेक्सास बुलाया था और उनके सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम के 5 साल बाद भी ट्रंप इसे बार-बार याद करते हैं। They did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people was going crazy. Then we're walking around. हाउडी मोदी ऐसा पहला बड़ा मौका था जब दुनिया के 2 बड़े शक्तिशाली देशों के सबसे बड़े नेता इस तरह के बड़े इवेंट में शामिल हुए हों, जहां पूरा स्टेडियम दोनों के लिए एक साथ चीयर कर रहा हो। भारत से 13,000 किलोमीटर दूर जब इस मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात भी कही थी। From CEO to Commander in Chief, from boardrooms to the Oval Office, from studios to global stage, a concern for every American, a belief in American future, and a strong resolve to make America great again. टेक्सास के इस इवेंट में पूरा स्टेडियम हाउडी मोदी के नारों से गूंज रहा था और पीएम मोदी ने भी इसी गर्मजोशी से इसका जवाब दिया। इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगासी, बदाज मजामा छे। इसके कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने पूरे परिवार के साथ फरवरी 2020 में भारत आए थे। अमेरिका में मोदी का जैसा स्वागत हुआ था, पीएम मोदी ने भारत में ट्रंप का उससे डबल शानदार स्वागत किया। अहमदाबाद में हुए नमस्ते ट्रंप के इवेंट में इन दोनों नेताओं की सुपरहिट जोड़ी नजर आई। यहां ट्रंप ने हिंदी के कुछ शब्द बोलने की नाकाम कोशिश की, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि शब्द भले ही गलत थे, पर भावना सही थी। He started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. ट्रंप को पता है कि मोदी अब सिर्फ भारत के नेता नहीं हैं, मोदी ग्लोबल फेस बन चुके हैं। जिसके साथ मोदी होंगे उसे एक्स्ट्रा ब्राउनी पॉइंट खुद मिल जाएंगे। हाल ही में हुए सर्वे से पता चला है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस एशियाई अमेरिकी वोटरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। उनका मूल भारत से भी है, जिस वजह से इंडियन अमेरिकन जनता उन्हें पसंद करती है। अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकियों की कुल जनसंख्या लगभग 50 लाख है। ये देश की कुल आबादी का महज 1.5% है। इसके बाद भी वो काफी अहम वोटिंग ब्लॉक बन चुके हैं। इसकी वजह है उनका आर्थिक और सामाजिक तौर पर शक्तिशाली होना। साल 2020 में हुआ अमेरिका का सेंसस कहता है कि देश की सालाना औसत कमाई लगभग $64,000 है, जबकि इंडियन अमेरिकन की कमाई इससे लगभग 2 गुनी है। भारतीय मूल के सीईओ बेहद बड़ी कंपनियों में लीडरशिप रोल में हैं। अमेरिका में लगभग 60% होटलों के मालिक इंडियन अमेरिकन ही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि छोटा समुदाय होने के बाद भी ये देश में कितनी ताकत और पैंठ रखता होगा। आर्थिक और सामाजिक तौर पर इतने पावरफुल होने की वजह से उनका छोटा हिस्सा भी राजनीति पर सीधा असर डालता है।
परंपरागत तौर पर इंडियन अमेरिकन आबादी डेमोक्रेट्स की तरफ जाती रही है। जैसे साल 2020 के इलेक्शन में भी लगभग 65% भारतीयों ने टीम बाइडेन को वोट किया था। इस पार्टी का इमिग्रेंट्स को लेकर रवैया उदार रहा है, ये भी सपोर्ट की एक बड़ी वजह है। ट्रंप यही समीकरण बदलना चाहते हैं। धीरे धीरे ही सही, ट्रंप की पॉपुलैरिटी में तेजी आ रही है। भारतीय मूल के अमेरिकियों का भी एक बड़ा तबका ट्रंप की तरफ जा रहा है। ट्रंप को पता है कि ये तबका वोट स्विंग कर सकता है। यहाँ की आबादी पीएम मोदी से डायरेक्ट कनेक्ट करती है। मोदी के प्रति एनआरआई का क्रेज हर बड़े इवेंट में देखने को मिलता है। शायद यही वजह है कि ट्रंप की जुबान पर सिर्फ मोदी मोदी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की कहानी धीरे धीरे दुनिया के सामने आ रही है। बांग्लादेश में लोकतंत्र के बदले अब मौलाना तंत्र काबिज हो चुका है। पहले से बांग्लादेशी मौलानाओं की भरमार थी, लेकिन अब एक नया इंपोर्टेड मौलाना यहां पहुंच गया है। उसकी एंट्री हो गई है, वो भी सीधे पाकिस्तान से आया है। भले ही ये मार्केट में अभी लॉन्च ही हुआ है, लेकिन जहर उगलने में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जितने मौलाना थे उन सभी के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कौन है ये नया इंपोर्टेड मौलाना और ये किस एजेंडे पर काम कर रहा है? देखिए पूरी रिपोर्ट। सवाल पब्लिक का की तीसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। एक हिंदू पंडित ने गुस्ताखी करी, नाउजुबिल्लाह, और अब उसको मुसलमान की ताकत का अंदाजा हो गया। आपके मीडिया से पैगाम देना चाहता हूं हिंदुस्तान वालों को, एक बाल के बराबर भी कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। तेरे मुल्क में घुस करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। नाम हबीबुल्लाह अरमानी, निवासी पाकिस्तान, करंट लोकेशन बांग्लादेश। ये तो चंद पहचान है इस कट्टरपंथी मौलाना की, जिसका धंधा है हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना, मुसलमानों को बरगलाना, भड़काना और हिंदुओं के खिलाफ उकसाना। वर्तमान में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ तकरीरें दे रहा हबीबुल्लाह अरमानी खुद को बड़ा मौलाना कहता है। हालांकि कट्टरपंथ के मार्केट में इसकी लॉन्चिंग नहीं दिख रही है, लेकिन भड़काऊ तकरीरों के मामले में एक स्टेप आगे दिख रहा है। इस पाकिस्तानी मौलाना को बड़ा मौका और मंच बांग्लादेश में मिला है, जहां जब से सत्ता बदली है लोकतंत्र से ज्यादा मौलाना तंत्र ज्यादा एक्टिव हो गया है। इस फहरिस्त में एक के बाद एक नए मौलाना की एंट्री हो रही है। इसी लिस्ट में मौलाना हबीबुल्लाह ने भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और हिंदुस्तान के खिलाफ हेट स्पीच में जुट गया। हमारे साथ पड़ोसी मुल्क जिसको भारत कहना सही है, हिंदुस्तान हम क्यों बोले भाई, वो तो मुसलमानिस्तान भी है। भारत में एक हिंदू पंडित ने गुस्ताखी करी, नाउजुबिल्लाह, सब बोलो नाउजुबिल्लाह, सुम्मा नाउजुबिल्लाह। एक पंडित ने गुस्ताखी करी, हिंदू पंडित ने, और अब उसको मुसलमान की ताकत का अंदाजा हो गया। मैंने कल एक बात बोली हजरत साहब, आप हजरत के सामने कहने लगा हूं। मैंने कहा याद रखना, कल मैं गाजीपुर में भी ये बात बोली, याद रखना है ए पंडित और हिंदू, याद कर लेना इस बात को। एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बीच में तू है। याद रखना मुसलमान, तेरे मुल्क में घुस करके तेरी गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। शायद ये मौलाना भूल गया कि जिस हिंदुस्तान को वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों की धमकी दे रहा है, उससे ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में बसते हैं, जहां गंगा जमुनी की ऐसी तहजीब है जो इसकी कायल पूरी दुनिया है, जहां का मूल मंत्र है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और जहां बराबरी का हक और हुकूक सबको मिलता है। ऐसे मुल्क के मुसलमानों को बांग्लादेश में बैठा एक मौलाना भला क्या भड़का सकता है? लेकिन मौलाना जी को नया टास्क मिला है, तो वो अपने प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। के मसाले पर अगर तुम्हारी जान चली जाए, अगर तुम्हारा मान चला जाए, अगर तुम्हारा तन मन धन लुट जाए, अगर तुम्हारा घर बार चला जाए, लेकिन याद रखना मुसलमानों, इंशाअल्लाह हम भी ये पैगाम देते हैं, जब तक ये इंसान है, जब तक ये मुसलमान है, इनके दिलों में ईमान है, याद रखे कादियानी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम भी हज़रत खुदैब के नक्शे कदम पर चलते हुए
अगस्त में तख्ता पलट होने के बाद से ही बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। यूनुस सरकार बनने के बाद ही वहां हिंदुओं पर अत्याचार थम नहीं रहा है। नई सरकार भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को दुर्गा पूजा तक नहीं करने दिया जा रहा। कट्टरपंथियों ने दुर्गा पूजा के दौरान माइक न लगाने और गीत संगीत को लेकर सख्त धमकी दी। कहीं पूजा पंडाल है तो कहीं बंद पर्दे, और वहां भी उनसे टैक्स के तौर पर मोटी रकम वसूली जा रही है। ये तो हाल है बांग्लादेश में हिंदुओं का, लेकिन यूनुस सरकार मौन धारण कर खामोश देख रही है। तभी तो मौलाना ब्रिगेड अपने काम पर लगा है, जहरीले तकरीरें पढ़ रहा है। ये उस नबी की गुस्ताखी करते हैं जिस नबी के प्यारे बारे में मेरे रब का फरमान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ जिन्नात के लिए नहीं, सिर्फ जमीन वालों के लिए नहीं, सिर्फ आसमान वालों के लिए नहीं, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, बल्कि तमाम जहां वालों के लिए हमने आपको बाइस रहमत बनाकर भेजा। ये रब का फरमान, ये उसकी गुस्ताखी करते हैं नाउज़ुबिल्लाह। हमें हर चीज कबूल है। मैं आपके मीडिया से पैगाम देना चाहता हूं हिंदुस्तान वालों को, मैं तमाम जहां के मुसलमानों को के साथ मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं आप तक मुल्क बांग्लादेश इस कॉन्फ्रेंस से कि याद रखना, हमें हर चीज मंजूर है, हमें गाली मंजूर है, हमें जेल मंजूर है, हमें जुल्म मंजूर है, हमें हर चीज मंजूर है, लेकिन याद रखना हम प्यारे महबूब सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बाल के बराबर भी कोई लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकते। दावा है कि इस्लाम के खिलाफ एक लफ्ज तक बर्दाश्त नहीं करेंगे ये मौलाना साहब, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ सिवाय जहर के ना तो इनके दिमाग में कुछ आता है और न ही जुबान का। एक तरफ बांग्लादेश में मौलाना तंत्र एक्टिव मोड में है तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी अपने काम पर लगे। बीते दिनों बांग्लादेश की नई सरकार के गृह मंत्री ने भी कट्टरपंथियों के सुर में सुर मिलाते हुए हिंदुओं से दुर्गा पूजा में नमाज के पहले साउंड और पूजा रोकने की बात कही थी। सरकार के इसी रवैये से कट्टरपंथियों को शय मिल रही है और मुफ्ती जशीमुद्दीन रहमानी जैसे मौलाना खुले मंच से हिंदुओं को धमकी दे रहा है। रसूल के लिए যদি কোনো ব্যক্তি কটূক্তি করে, অবমাননা করে, আল্লাহর কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে, মনে রাখবেন এই বাংলার জমিনে তাদের থাকার কোনো ইচ্ছা নাই। এই জাগরণকে ধরে রাখতে হবে। এরপরে যদি কোনো চক্রান্ত শুরু হয়, আজকে যেভাবে ওলামায়ে কেরাম, তলাবায়ে ইলম, স্কুলের ছাত্র, মাদ্রাসার ছাত্র, তাওহীদি জনতা একাত্র হয়ে ময়দানে নেমেছিল, ঠিক এই ঐক্যবদ্ধতাকে ধরে রাখতে হবে। কিয়ামত পর্যন্ত যদি আমরা এরকম থাকতে ইসলামকে কেউ ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश में एक्टिव मौलाना ब्रिगेड को जिस काम पर लगाया गया है वो उसमें आकंठ डूबे हैं। हर रोज नया एजेंडा चला रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान से मौलानाओं को इंपोर्ट कर बांग्लादेश बुलाया जा रहा है। उसी नई खेप का नया आइटम है ये हबीबुल्लाह अरमानी। जहर उगलने के अलावा इसके प्रोफाइल में और क्या है इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, ये जरूर है कि प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए ये लगातार सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। याद रखना, खत्म नबूवत पर अगर कोई बक बक करे उसकी जुबान में, अगर कोई आंख उठाए उसकी आंख, अगर कोई हाथ उठाए उसके हाथ, अगर कोई नबूवत का दावा करे, अगर कोई गुस्ताखी करे उसकी गर्दन। हमें गोली मंजूर है, हमें जेल मंजूर है, हमें अपनी जान मान, तन मन धन सब लुटाना मंजूर है, लेकिन याद रख लेना इस बात को, अगर तूने अपने लोगों को लगाम नहीं दिया तो याद रख लेना इस बात को, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान तेरे मुल्क में कुछ कर को दे देंगे। इस वीडियो को भड़काऊ मौलाना ने एडिट करके सोशल मीडिया पर डाला है। ये जिस तरह चीख चिल्लाकर बोल रहा है उससे इसकी मंशा साफ जाहिर हो रही है। बेलगाम जुबान वाला हबीबुल्लाह अरमानी के कई ऐसे वीडियो हैं जो ये साबित करते हैं कि ये जब भी मंच पर चढ़ता है तो हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को खूब भड़काता है। अब इनके जैसे मौलानाओं की फौज बांग्लादेश में नए नियम कानून बनाने में जुटा है। यहाँ तक कि बांग्लादेश की किताबों में क्या पढ़ाया जाएगा इसको लेकर भी नई सरकार को सलाह दे रहा है। इस्लामी मौलवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, इस्लामी मौलवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। আমি মুসলমান, আমার মূল ঠিক আছে, আমি মূলকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে পারি না। 92% মুসলমানদের দেশে এই সিলেবাসের মধ্যে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইতিহাস থাকবে না, যে সিলেবাসের মধ্যে আবু বকর ইতিহাস থাকবে না, যে সিলেবাসের মধ্যে ওমরের গল্প থাকবে না, যে সিলেবাসের মধ্যে
উসমানের কথা থাকবে না, যে সিলেবাসের মধ্যে আলীর গল্প থাকবে না, ওই সিলেবাস বাংলাদেশে চলবে না, চলতে হবে না। बांग्लादेश में इन दिनों हालात क्या हैं वो इन मौलानाओं की तकरीरों से स्पष्ट हो जाता है। नौबत यहां तक है कि यहां ड्राइविंग सीट पर सरकार नहीं बल्कि मौलाना ब्रिगेड बैठ गई है। वो अपने हिसाब से बांग्लादेश को चलाना चाह रही है। অন্য সকল দিনে বাতিলের উপরে দিনে হককে বিজয়ী করার জন্য আমাদের এখন কর্মসূচি হচ্ছে আল্লাহর জন্য আল্লাহর নবীর সেই মিশন বাস্তবায়ন করা, আল্লাহর দিনে হককে সকল দিনে বাতিলের উপরে বিজয়ী করে ইনশাআল্লাহ আমরা ইসলামের পতাকা উত্তোলন করে ছাড়বো। बांग्लादेश में भड़काऊ ब्रिगेड की लंबी लिस्ट है। ये है मौलाना नूर हुसैन नूरानी। ये उसी कट्टरपंथी हिफाजते इस्लाम नाम के संगठन से आता है जो पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काने के लिए कुख्यात है, जिसके मेंबर सरेआम हिंदू नरसंहार की बातें करते हैं। जरा इसका एजेंडा भी सुन लीजिए। 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। 2040 সালের পরে এমন বাংলাদেশ হবে যদি কেউ এসপি আর ডিসি হতে চায় সূরা ফাতিহার বিশুদ্ধ অর্থ বলতে না পারলে ডিসি এসপি বানানো হবে না ইনশাআল্লাহ। ওয়েট এন্ড সি। এমন বাংলাদেশ আমরা গর্ব, আমরা আঙ্গুল চটবো না, বসে থাকবো না। আর বসে নেই উলামায়ে কেরাম। অচিরেই বাংলাদেশে দেখবেন উত্তাল তরঙ্গ হবে, ইসলামের জোয়ারে সমস্ত নাপাক ভেসে সয়লাব হয়ে যাবে সাগর ইনশাআল্লাহ। जिसे खुद के वर्तमान का पता नहीं वो भविष्य की दलीलें दे रहा है। इस्लाम के नाम पर ठेकेदारी कर अपनी दुकान चला रहा है। आपको ये मौलाना भी तो याद ही होगा, नाम है रफीकुल इस्लाम मदनी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अचानक ये वायरल हो गया। कद भले ही 3.5 फीट का है, लेकिन ये मौलाना जब जुबान खोलता है तो जहर ही उगलता है। सवाल पब्लिक का में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे न्यूज की पाठशाला।